हो गया। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग उपन्यास विधा की चर्चा कर रहे थे और उपन्यास विधा में हम लोग प्रेमचंदोत्तर युग में थे और प्रेमचंदोत्तर युग में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार को पिछली क्लास में देख चुके थे। तो प्रेमचंदोत्तर युग की अगर बात करें तो प्रेमचंदोत्तर युग में आप लोग देखें कि इसको इन उपन्यासकार को मैंने मनोविश्लेषणवादी, ठीक है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, दूसरा साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार, उसके बाद तीसरा में आंचलिक उपन्यासकार, ऐतिहासिक उपन्यासकार, या इसके पास फिर आधुनिकता बोध से संबंधित उपन्यासकार। 5 भागों में मैंने बांट दिया था। तो उपन्यास में पूर्व प्रेमचंद्र युग हो गया, प्रेमचंद्र युग समाप्त हुआ और प्रेमचंद्र युग के बाद जो क्लास थे ये साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार में जैनेन्द्र कुमार, इला चंद्र जोशी, ठीक है, उसके बाद अज्ञेय के बाद गुनाहों का देवता, कल धर्मवीर भारती का 2 उपन्यास था, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये सब देख लिए, प्रभाकर माचवे को देख लिए। तो उपन्यास विधा में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार को देखेंगे। तो पहले ये समझिए कि साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार होते क्या हैं। टॉपिक डालते हैं, साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार को आज हम लोग देखेंगे कि साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार क्या है। देखिए, प्रेमचंदोत्तर युग अर्थात प्रेमचंद्र युग के बाद 1936 ईस्वी के बाद, गोदान के प्रकाशन अर्थात प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उपन्यासकार का जो युग आता है वो प्रगतिवादी या साम्यवादी उपन्यासकार कहलाता है। इस काल के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये मार्क्सवाद के सिद्धांतों से पूर्ण रूप से व्याप्त थी। इस युग के उपन्यासकारों में मार्क्सवाद के जो सिद्धांत थे, शोषण और शोषित के प्रति विद्रोह, ठीक है, पूंजीवाद का विद्रोह, ये लोग समानतावाद पर बढ़ावा देना चाहते थे, समाज को एक नई धारा देना चाहते थे। समाज इस रूप में हो कि कोई गरीब अमीर ना रहे, कोई छुआछूत ना रहे, समाज में भय आडंबर व्यभिचार ना रहे, समाज एक समभाव से चले। मूलतः कह सकते हैं कि ये गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करने वाला भी था और मार्क्सवाद के सिद्धांतों का पालन करने वाला था। तो प्रेमचंदोत्तर युग में जिन उपन्यासकारों ने मार्क्सवाद या साम्यवाद से प्रेरित होकर उपन्यासों की रचना की थी, ठीक है, उन्हीं की समय अवधि को हम लोग प्रगतिवादी या साम्यवादी उपन्यासकार कहते हैं। समझ गए? इन काल के उपन्यासकारों में मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव इस कालखंड के उपन्यासों पर पड़ा था। तो साहित्य के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद और राजनीति के क्षेत्र में मार्क्सवाद है। तो मार्क्सवाद का प्रभाव जिस कालखंड के उपन्यासों पर पड़ा था वही क्या कहलाता है? साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार कहलाता है। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे परिभाषा, तो परिभाषा तो पूछी नहीं जाती है ना। तो समझने के लिए कि प्रेमचंदोत्तर युग में जिन उपन्यासकारों ने मार्क्सवाद या साम्यवाद से प्रेरित होकर उपन्यासों की रचना की थी, ठीक है, उन्हीं को हम लोग साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार कह सकते हैं। इस कालखंड की विशेषताएं क्या थी ये आवश्यक है कि साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार जो थे इसकी विशेषताएं क्या थी, ये महत्वपूर्ण है। विशेषताएं पूछी जा सकती हैं कि इस कालखंड की विशेषताएं क्या रही थी। तो इस कालखंड की विशेषताओं में को लिखना परम धर्म है और ये पूछी भी जाएंगी। ये बात भी आप लोग स्पष्ट याद रहे, ये पूछी भी जाएगी। तो पहली विशेषता
आप लोग लिखिए, ये लोग सबसे बड़ी बात तो थी ये कि ये मार्क्सवाद में आस्था रखने वाले लोग थे। इसमें मार्क्सवाद में आस्था थे इनकी। किसमें आस्था थी? मार्क्सवाद में आस्था थी। शोषण का विरोध था, दूसरी विशेषता शोषण का विरोध, ये लोग शोषण का विरोध करने वाले थे। तीसरी विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिख लीजिए, कुछ परीक्षा में पूछी जा सकती है। यथार्थ का चित्रण था, यथार्थ का चित्रण, समाज में जो देखा, जिस परिस्थिति को देखा, जिस तत्व को देखा, जिस सिद्धांत को देखा, जैसा देखा वैसा प्रस्तुत उपन्यास में किया। तो यथार्थ का चित्रण किया इन लोगों ने। शोषितों के प्रति सहानुभूति इन लोगों में रही थी। किसके प्रति? तो शोषितों के प्रति, शोषितों के प्रति सहानुभूति रही थी। शोषितों के प्रति सहानुभूति इन लोगों में व्याप्त थी। और नारी के प्रति सम्मान की भावना थी या बैर की भावना थी इस कालखंड के उपन्यासकारों में? तो नारी के प्रति सम्मान की भावना थी। ये भी इस कालखंड की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, नारी के प्रति सम्मान का भाव, सम्मान का भाव। ये भी इस कालखंड के उपन्यासों की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही थी कि नारी के प्रति सम्मान का भाव था। 5 हो गए। छठी विशेषता लिख लीजिए, समकालीन समस्याओं का चित्रण भी इन लोगों ने किया था। उस कालखंड की जो समस्याएं थी, समकालीन समस्याओं का चित्रण भी इन लोगों ने किया। समकालीन समस्याओं का चित्रण भी इस कालखंड करके उपन्यासों में रहा था। पूंजीवाद, पूंजीवाद का विरोध भी था। पूंजीवाद का इन लोगों ने क्या किया था? घोर विरोध भी किया था। पूंजीवाद के जो दोष थे उसका भी इन लोगों ने विरोध किया। पूंजीवादी दोषों की आलोचना भी इन लोगों ने की थी। पूंजीवादी दोष जो थे उसकी आलोचना भी की थी। और लिख लीजिए, हिंसक क्रांति का ये लोग समर्थन करने वाले थे। क्रांति जो हिंसक थी, जिसमें हिंसा थी, अहिंसक नहीं थे, हिंसक थे, तो हिंसक क्रांति का समर्थन भी इस कालखंड के उपन्यासकारों ने किया था। ठीक है, समाज में जो हिंसक क्रांति फैली हुई थी मार्क्सवाद के में आस्था के कारण, देश की स्थिति जो उस समय थी, तो उसमें हिंसक क्रांति का होना लाजमी था। उस कालखंड में देश की क्या स्थिति थी? ये कालखंड जो जिस पीरियड का पंचतंत्र युग में जो पीरियड था, उस समय देश की कुछ अच्छी स्थिति नहीं थी। देश में व्यभिचार, भ्रष्टाचार, ये सब खून खराबा, ठीक है, शोषण, शोषितों, बंटवारा, विखंडनवाद आदि का बहुत सारे आडंबर ऐसे थे जो समाज में व्याप्त थे। तो उसका प्रभाव इस कालखंड के कविताओं में भी पड़ता है, उपन्यास में भी पड़ता है, कहानियों में भी पड़ता है। तो पूंजीवाद के दोषों की आलोचना और हिंसक क्रांति का समर्थन भी इन लोगों ने किया था। इन लोगों में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी थी कि ये विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाले थे, जो हालांकि ये सजग नहीं हो सकी, ये भावना पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं हो सकी, लेकिन ये विश्व बंधुत्व की भावना रखते भी थे। लिख सकते हैं, विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व की भावना, ये इस कालखंड के उपन्यासकारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही थी। किस कालखंड के उपन्यासकारों की? साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार। इसको मार्क्सवादी उपन्यासकार भी आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन मार्क्सवाद का प्रभाव इन पर था, ये मार्क्सवादी नहीं थे। यशपाल के उपन्यासों में दादा कामरेड है, कामरेडी है, ये सब जो उनके उपन्यास पढ़ेंगे तो सारे उपन्यास पढ़ लेंगे ना, विद्रोही है, दिव्या है, पार्टी कॉमरेड है, इनके सारे उपन्यास को देखेंगे तो मार्क्सवाद का प्रभाव था। तब ऐसा नहीं कि इन लोगों को हम लोग मार्क्सवादी बोल सकते हैं, बल्कि मार्क्सवाद की जो विचारधाराएं थी उसका प्रभाव इस कालखंड के उपन्यासों पे पड़ा था। तो साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार, इनकी विशेषताओं को हम लोग देख रहे थे।
मार्क्सवाद में आस्था थी, शोषण का विद्रोह था, यथार्थ का चित्रण था, शोषितों के प्रति सहानुभूति थी, नारी के प्रति सम्मान का भाव था, समकालीन समस्याओं का चित्रण था, पूंजीवाद का विरोध था, पूंजीवादी दोषों की आलोचना थी, हिंसक क्रांति का समर्थन, विश्व बंधुत्व की भावना थी। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता हो गई किसकी? साम्यवादी उपन्यास या प्रगतिवादी उपन्यास की। अब हम लोग प्रमुख साम्यवादी उपन्यासकार को आज देखते हैं। तो प्रमुख साम्यवादी उपन्यासकार में हम लोग आज सबसे पहले पढ़ेंगे अमृतलाल नागर को। सबसे पहले आज तो लिख सकते हैं प्रमुख साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार, प्रमुख साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार। और इसमें आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं किनको? तो सबसे पहले देखेंगे अमृतलाल नागर को। अमृतलाल नागर प्रमुख उपन्यासकार हैं ये, वो इनको देखेंगे। इनके उपन्यास तो परीक्षा में पूछे भी जाएंगे और आपके सिलेबस में भी, नेट के सिलेबस में भी इनके उपन्यास शामिल हैं, तो पूछे भी जाएंगे, इनको हम लोग देखेंगे। अमृतलाल नागर, प्रभु जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ? 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ? आगरा में हुआ। इनका निधन कब हुआ था? 1916 में तो जन्म हुआ, परंतु इनका निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। ठीक है। इनके उपन्यासों की अगर बात करें कि इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, तो इनके उपन्यास की अगर बात करें कि अमृतलाल नागर प्रमुख साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार में आते हैं, तो इनको आज देखते हैं इनके सभी उपन्यास में। और जो प्रमुख उपन्यास है उनका वर्ण, विषय, पात्र आदि भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि प्रमुख उपन्यासकार हैं ये। प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनके उपन्यासों से, क्रम वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं। इनके उपन्यासों को क्रम में पूछा जा सकता है कि इनका प्रकाशन वर्ष पहले हुआ है किसका, यानी आरोही काल क्रमानुसार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो इनके उपन्यासों का देख लीजिए। इनका जो पहला उपन्यास है वो है महाकाल। प्रथम उपन्यास इनका कौन सा है? प्रथम उपन्यास है इनका महाकाल। याद रखेंगे, महाकाल इनका प्रथम उपन्यास है। कब है इसका प्रकाशन वर्ष? 1947 ईस्वी। ये प्रथम उपन्यास है, इतना याद रखें कि एक प्रथम उपन्यास है। महाकाल अमृतलाल नागर जी का पहला उपन्यास है। दूसरा, महाकाल के बाद लिख लीजिए सेठ बांकेमल। सेठ बांकेमल उपन्यास कब का है? 1955 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। सेठ बांकेमल 1955 ईस्वी। अगले उपन्यास की ओर चलते हैं। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र उपन्यास कब की है? ये 1956 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। 1956 ईस्वी। बूंद और समुद्र के बाद चौथा जो इनका उपन्यास है वो है शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे उपन्यास कब की है? ये उपन्यास है 1959 ईस्वी की। इसके बाद पांचवी इनका उपन्यास है ये सुहाग के नुपुर। सुहाग के नुपुर। सुहाग का नुपुर उपन्यास कब का है? ये 1960 इसका प्रकाशन वर्ष है। सुहाग के नुपुर के बाद छठा उपन्यास देखिए, छठा उपन्यास इनका था ये कोठे बालियां। ये कोठे बालियां।
ये कोठेबालियाँ कब की है? ये 1961 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। नंबर 7 नंबर 7 में अमृत और विष, प्रमुख उपन्यास है ये अमृत और विष। अमृत और विष कब का है? अमृत और विष उपन्यास जो है 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अमृत और विष के बाद 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968 का है। ये 7 घूंघट वाला मुखड़ा, 60 घूंघट वाला मुखड़ा कब का है? 1968 ईस्वी का है। सास घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी। इसके बाद 9वां उपन्यास था इनका एकदा नेमि सारण्य। एकदा मतलब एक बार, एकदा नेमि सारण्य, एकदा नेमि सारण्य। एकदा नेमि सारण्य कब का है? ये 1971 ईस्वी का है। 1971 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 1971 ईस्वी, इतना लिखिए। इनके सभी उपन्यास को लिख लीजिए। इसमें जो मोस्ट 2-3 4 हैं उसको मैं उसके वर्ण विषय के साथ बता देंगे। तो एकदा नेमि सारण्य 1971। इसके पश्चात नंबर 10 में आइए। नंबर 10 में लिख लीजिए मानस का हंस। मानस का हंस, मानस का हंस में तुलसीदास की जीवनी है ना, और सटीक जीवनी भी है। ये 1972 ईस्वी का प्रकाशन है। मानस के हंस के बाद नाच्यो बहुत गोपाल 1978 का है, 11 नंबर। नाच्यो बहुत गोपाल, नाच्यो बहुत गोपाल। नाच्यो बहुत गोपाल कब की है? 1978 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। और इनका एक उपन्यास और लिख लीजिए खंजन नयन। तुलसीदास की जीवनी है, इसमें जीवनी परक उपन्यास कह सकते हैं। खंजन नयन, खंजन नयन कब का है? ये 1981 ईस्वी का ये उपन्यास है। ये भी मोस्ट उपन्यास है खंजन नयन। खंजन नयन के बाद उनका लिख लीजिए बिखरे तिनके। बिखरे तिनके, बिखरे तिनके कब की है? बिखरे तिनके 1982 ईस्वी की है। बिखरे तिनके, बिखरे तिनके बाद 14वां नंबर लिखिए बिखरे तिनके 13वां 82। इसके बाद इनका उपन्यास आया था 83 में अग्निगर्भा। अग्निगर्भा, अग्निगर्भा कब की है? ये 1983 ईस्वी का उपन्यास है। और एक उपन्यास इनका और लिख लीजिए करवट। करवट, और एक और लिख लीजिए पीढ़ियां। बस बहुत हो गया। सभी उपन्यास इनका हम लोग आप लोगों को लिखा ही दिए हैं। इनमें से जो मोस्ट है, करवट का प्रकाशन वर्ष था 1985 ईस्वी और पीढ़ियां का प्रकाशन वर्ष है 1990 ईस्वी। तो ये इनके सभी उपन्यास का हो गए हैं। ठीक है, सभी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आप लोग को लिखा दिए हैं। एक बार देख सकते हैं आप लोग। साम्यवादी उपन्यासकार में पहला है अमृतलाल नागर, जन्म 1916, निधन 1990। उपन्यास में देखें तो महाकाल 1947, ये प्रथम उपन्यास है। दूसरा है सेठ बांकेमल 1955। तीसरा है सुहाग के बूंद और समुद्र 1956। शतरंज के मोहरे 1959। सुहाग के नुपुर 1960। ये कोठेबालियाँ 1961। अमृत और विष 1966। 60 घूंघट वाला मुखड़ा 1968। एकदा नैमिषारण्य 1971। मानस का हंस ये जीवनी परक उपन्यास है। इसमें तुलसीदास की संपूर्ण जीवनी है 1972। नाच्यो बहुत गोपाल 1978। ठीक है,
खंजनयन ये भी जीवनी परक उपन्यास है, इसमें सूरदास की जीवनी है। ठीक है, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट और पीढ़ियाँ, ये इनके उपन्यास हो गए। अब जो इनके प्रमुख उपन्यास हैं, जैसे महाकाल तो प्रमुख उपन्यास है इनका और पहला उपन्यास भी है, और इसके साथ साथ और 2-3 ठो जो प्रमुख उपन्यास है इनको आज हम लोग देख ही लेते हैं। तो लिखिए, प्रमुख उपन्यास का वर्ण विषय। प्रमुख उपन्यासों का वर्ण विषय। प्रमुख उपन्यासों का वर्ण विषय की अगर बात करें तो पहला लिख लीजिए महाकाल, ये इनका प्रथम उपन्यास भी है, महाकाल। अगर महाकाल की बात करें तो कब की है ये? 1947 ईस्वी की उपन्यास है। इस उपन्यास में क्या है? इस उपन्यास का एक नाम भूख भी है ना, 1954 ईस्वी में इसका नाम भूख कर दिया था। इसमें बंगाल के अकाल का चित्रण है। बंगाल में जो बहुत भारी अकाल पड़ा था उसी अकाल का इसमें चित्रण किया गया और उसी अकाल के आधार पर इसका नाम भूख भी कर दिया गया था 1954 ईस्वी में। प्रमुख बातें तो इसके बारे में लिख लीजिए। पहला कि ये अमृतलाल नागर का, यह अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है ये? तो ये प्रथम उपन्यास है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात 1954 नहीं, इसको बाद में लिखते हैं। इसमें क्या है? तो इसमें बंगाल के अकाल का चित्रण है। बंगाल के अकाल का चित्रण है। सब का नहीं लिखाएंगे, जो मोस्ट है उसी का लिखाएंगे। सब लिखा देंगे, याद कर लीजिएगा। बोलिए, हिंदी में कम से कम 20,000 उपन्यास हैं, याद हो जाएंगे? किसी को नहीं हो सकता है तो क्यों माथा लगाना? ठीक है, आपको उपन्यास पर पीएचडी नहीं करनी है ना। अगर याद हो जाएगी तो आप लोग तो शुरू में ही बोलते सर जितनी ज़रूरत हो उतना लिखाइए। तो जितना आप लोग के लिए के सिलेबस में उससे बेहतर ज़्यादा हम पढ़ा देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं। जितना हम पढ़ा रहे हैं किसी भी किताब में अगर है तो बोलिए। बाजार में जितनी भी पुस्तकें, इतना किसी भी किताब में उपन्यास की या सभी विधाओं के अलग अलग पुस्तकों के आधार पर आप लोग के लिए नोट्स तैयार करते हैं, फिर आप लोग को पढ़ाते हैं। इसी क्रम में बहुत सारे उपन्यास जो हम पढ़ के भी भूल गए थे, अपने कॉलेज टाइम में तो हम पढ़ लिए थे सब कुछ, सब कोई, तो उसमें से जो प्रमुख उपन्यासकार है जिसका कुछ भूल जाते हैं, कई बार हमको भी देखने का मौका मिल जाता है तो हम भी पढ़ लेते हैं। तो बंगाल का अकाल का चित्रण है, लिख लीजिए। 1954 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 1954 ईस्वी में इसका नाम बदलकर भूख कर दिया गया। भूख कर दिया गया। किसका? महाकाल का दिया गया। एक बात तो ये हो गई, 1954 में इसका नाम बदलकर भूख कर दिया गया। देखिए, इस उपन्यास में एक बात याद रखिएगा, इस उपन्यास से पांचू जो है, पांचू ये नायक है इस उपन्यास का। पांचू के माध्यम से इसकी कथा चलती है। तो लिख सकते हैं पांचू नामक पात्र की कहानी है इसमें। पांचू नामक पात्र की कहानी भी है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें कि जनवादी चेतना के आधार पर लिखी गई उपन्यास भी है। इसको लिख लीजिए, जनवादी चेतना के आधार पर लिखी गई उपन्यास। जनवादी चेतना के आधार पर लिखी गई उपन्यास है ये। किस आधार पर लिखी गई है? तो जनवादी चेतना के आधार पर लिखी गई है। तो एक उपन्यास इनका जो मोस्ट था महाकाल,
मोस्ट नहीं, सुपर मोस्ट बोल सकते हैं, इनका प्रथम भी है और ये महत्वपूर्ण है। तो इसकी क्या कथा वस्तु है वो आप लोग को समझा दिए हैं कि इसमें बंगाल के अकाल का चित्रण है और इसी कारण से इसका नाम 1954 ईस्वी में बदलकर 47 में ये लिखी गई थी, 1954 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, भूख कर दिया गया था। पांचू नामक पात्र की कहानी है और जनवादी चेतना के आधार पर इसकी लिखी गई है। इसकी पृष्ठभूमि कैसी है, जनवादी चेतना है। चलिए अगला इनका महत्वपूर्ण उपन्यास लिखिए बूंद और समुद्र, नंबर 2। बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था, याद है? 1956 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। इसमें क्या है, ये प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। इसमें बूंद एक व्यक्ति है और समुद्र समाज है। ठीक है, इसमें क्या है, तो ये प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया एक सामाजिक उपन्यास है जिसमें बूंद जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है और समुद्र समाज का प्रतीक है। लिख सकते हैं प्रतीकात्मक तथा सामाजिक उपन्यास। प्रतीकात्मक तथा सामाजिक उपन्यास है ये। कैसा उपन्यास है? तो प्रतीकात्मक और सामाजिक उपन्यास है। बूंद व्यक्ति का प्रतीक है। ये बूंद जो है किसका प्रतीक है? ये व्यक्ति का। बूंद व्यक्ति का प्रतीक है इसमें। ठीक है, समुद्र किसका प्रतीक है? तो समुद्र इसमें समाज का प्रतीक है। समाज का ये प्रतीक है। बूंद व्यक्ति का प्रतीक है और समुद्र समाज का प्रतीक है। मध्यम वर्ग की पीड़ा का चित्रण, मध्यम वर्ग की पीड़ा का चित्रण है इसमें। एक बात ये हो गई। कथा का क्षेत्र क्या है? तो कथा का क्षेत्र लखनऊ है। कथा का क्षेत्र लखनऊ है। कौन सा शहर है? पूछा जा सकता है कि इस उपन्यास या किस उपन्यास में लखनऊ शहर का चित्रण है। तो बूंद और समुद्र में लखनऊ शहर का चित्रण है। चलिए, तो कथा का क्षेत्र लखनऊ है। पात्र अगर की बात करें कि इस उपन्यास में पात्र कौन कौन से हैं, प्रमुख पात्र की अगर बात करें तो पहला पात्र लिख लीजिए इसमें सज्जन है। कौन है? सज्जन। दूसरा पात्र लिख लीजिए ये महिपाल है, ये पूछी भी गई है, महिपाल। तीसरा पात्र इसमें वन कन्या है, नाम है जी। चौथा पात्र इस उपन्यास के जो हैं वो सेठ कन्नोमल है। सेठ कन्नोमल है। तो ये इस उपन्यास के पात्र हो गए। तो बूंद और समुद्र उपन्यास भी समाप्त हुआ। इसके बाद अगले उपन्यास की बात करते हैं। बूंद और समुद्र के बाद अमृत और विष। ये तो महत्वपूर्ण उपन्यास है ना ये, अमृत और विष, क्योंकि इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तीसरा उपन्यास में आइए, क्या नाम है? अमृत और विष। अमृत और विष। तो अमृत और विष पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस उपन्यास में क्या है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। कब प्रकाशित हुआ था ये अमृत और विष? 1966 ईस्वी। 1966 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास में है क्या, पहले ये देख लेते हैं। पहले लिख लीजिए ये बात। इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1966 में मिला। 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी, जब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया तो ये उपन्यास सुपर मोस्ट है, में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त। एक बात और, अमृत और विष नाम
किसने रखा था? सॉरी, अमृत और विष उपन्यास जो है, इसका नाम जो है किसने रखा था? तो अमृत और विष नाम पंत जी ने रखा था, सुमित्रानंदन पंत ने। लिखिए, इस उपन्यास का नामकरण पंत ने किया। पंत अर्थात सुमित्रानंदन पंत। इस उपन्यास का नामकरण पंत जी ने किया। ज़्यादा किसी कथा कुछ ज़्यादा मोस्ट नहीं है, सामाजिक श्रेणी का उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? सामाजिक उपन्यास है। ये काफ़ी है, इसके बारे में इतना ही। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया इसलिए इसमें रख दिए। सामाजिक श्रेणी का उपन्यास है, छुआछूत आदि का चित्रण है इसमें, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए कुछ उपन्यास इनके और देख लेते हैं। चौथा उपन्यास इनका लिखिए, नाच्यो बहुत गोपाल। ये मोस्ट थोड़ी सी है क्योंकि इसमें मेहतर समाज का वर्णन है। चौथा, नाच्यो बहुत गोपाल। नाच्यो बहुत गोपाल। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास कब की थी? इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1978 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अभी तुरंत आप लोग को लिखाए हैं, लेकिन आप लोग तो खैर जो हैं वो हैं ही। कैसा उपन्यास है ये? सामाजिक व समस्यात्मक उपन्यास है। सामाजिक और समस्यात्मक उपन्यास है। सामाजिक और समस्यात्मक उपन्यास है। एक बात तो ये। दूसरी बात, इसमें जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का चित्रण है। जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था का चित्रण है इस उपन्यास में। नाच्यो बहुत गोपाल 1978 सामाजिक व समस्यात्मक उपन्यास है। जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था का चित्रण है। इसे मेहतर समाज का चित्रण भी किया गया है। आगे लिखते हैं तीसरी पॉइंट इसके बारे में। मेहतर समाज, अरे साफ सफाई करने वाला जो होता है, मेहतर समाज का चित्रण है। इसके अगर पात्र को देखें तो इसके पात्र जो हैं वो मोस्ट हैं। इसके पात्र क्या हैं? मोस्ट हैं। इसके प्रमुख पात्र को लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, 3 ही पात्र लिखना है। प्रमुख पात्र की अगर बात करें तो प्रमुख पात्र में एक तो है निर्गुनिया, निर्गुनिया। दूसरा मोहना, मोहना। तीसरा पात्र अनसुधर शर्मा, अनसुधर शर्मा। तो निर्गुनिया को आप लोग याद रखें। निर्गुनिया और मोहना को कम से कम इसमें याद रखें, ये प्रमुख पात्र हैं इसके। इसके बाद अगला उपन्यास लिख लीजिए आप लोग, मानस का हंस। जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस और खंजन नयन दोनों। कितना नंबर हो गया जी? ये हो गया चौथा। नंबर 5 में लिखिए, नंबर 5 में आप लोग लिख लीजिए मानस का हंस। मानस का हंस किसको कहा गया है? मानस मतलब मनुष्य, मन। मानस का हंस किसको कहा गया है? गोस्वामी तुलसीदास जी को। तो ये कब, इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब है? 1972 ईस्वी। और ये मोस्ट उपन्यास है, आपके सिलेबस में भी है, तो वहाँ तो हम लोग देखे ही हैं और फिर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें संपूर्ण, इसमें तुलसीदास की जीवनी जो है वो बिल्कुल सत्य ही प्रतीत होती है और सत्य है ही। और इसमें संपूर्ण जीवनी तुलसीदास की भरी ही पड़ी है। तुलसीदास की संपूर्ण जीवनी मानस के हंस में है। आप लोग को अगर समय मिले तो उसको अवश्य पढ़िए, नहीं मिलता है तो हमसे ले सकते हैं। ये कैसा उपन्यास है? ये जीवनी परक उपन्यास है। एक बात तो इसके बारे में ये है, कैसी उपन्यास है ये? तो जीवनी परक
उपन्यास है। अच्छी कथा चलती है तुलसीदास की, संपूर्ण जीवनी का चित्रण है इसमें, जीवनी परक उपन्यास है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें क्या है, तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। ये तुलसीदास के संपूर्ण जीवन पर आधारित है, उनके बालपन से लेकर उनकी मृत्यु तक का चित्रण है इसमें। इसमें तुलसीदास की जीवनी अन्य कहीं पढ़िए तो तुलसीदास के पुत्र का नाम नहीं आता है। इसमें तुलसीदास के एक पुत्र थे तारापति, जिनका नाम आता है। हालांकि 5 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। जब तुलसीदास रत्नावली को छोड़कर चले जाते हैं, रत्नावली के व्यवहार से या तानों से, तो जब उनकी चले जाते हैं तो रत्नावली भी दुखी रहती है, ठीक है, हो सकता है, और बच्चे बीमार पड़ते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अंत में रत्नावली की भी मृत्यु हो जाती है, रत्नावली भी नहीं रह पाती है। तो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। काम और अध्यात्म का भी चित्रण है तुलसीदास के माध्यम से, काम और आध्यात्म, काम और अध्यात्म का चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया है। काम और अध्यात्म का चित्रण भी किया गया है। प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं इसमें? अगर इस उपन्यास के प्रमुख पात्र को देखें कि इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं ही, पहले पात्र तुलसीदास। तुलसीदास के बाद इनकी पत्नी रत्नावली। कौन है ये? रत्नावली कौन है? पत्नी है। और पात्र लिखिए, प्रमुख पात्र में तुलसीदास, रत्नावली हो गए। और नंबर 3 में इनकी माता का नाम लिख लीजिए। माता कौन रहती है? हुलसी रहती है। कौन है ये? तुलसीदास की माता है। पिता का नाम क्या रहता है? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे कौन है ये? पिता हैं तुलसीदास के। उसके बाद इनका एक पुत्र रहता है तारापति, ये तुलसीदास का क्या है? तो पुत्र है। इसके बाद तारापति के बाद नरहरिदास, नरहरिदास, शेष सनातन, शेष सनातन इनके अध्यात्म गुरु रहते हैं। नरहरिदास, शेष सनातन ये इनके गुरु हैं। इनके मित्र रहते हैं टोडरमल। टोडरमल ये अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक थे टोडरमल, इनके मित्र रहते हैं। मोहिनी रहती है, राजा भगत रहता है, मेघा भगत रहता है। बहुत सारे पात्र हैं इसमें। मोहिनी है, मोहिनी है, राजा भगत है। तुलसीदास के ये मित्र होते हैं उपन्यास में। राजा भगत है और एक पात्र और लिख लीजिए, मेघा भगत है। तो ये सब उपन्यास के पात्र हो गए। और भी बहुत सारे इस उपन्यास में पात्र हैं। तो इसमें तुलसीदास की संपूर्ण जीवनी व्याप्त है इस उपन्यास में। एक उपन्यास इनका जो जीवनी परक और है वो पढ़ लीजिए, खंजन नयन। वो भी उपन्यास इनका मोस्ट है। कितना नंबर हो गया? 6। एक और देख लीजिए, नंबर 7 में, 7 खंजन नयन। खंजन नयन का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1981 इसका प्रकाशन वर्ष था, याद है ना? ये भी जीवनी परक उपन्यास है। कैसी है? जीवनी परक उपन्यास है। जीवनी परक उपन्यास है ये। और इसमें सूरदास की जीवनी है। किसकी जीवनी है? सूरदास के जीवन पर आधारित है ये। किसके जीवन पर आधारित है? तो सूरदास के जीवन पर आधारित है। अगर इसके पात्र को देखें कि इसके पात्र कौन कौन से हैं, तो एक तो सूरदास हैं ही। एक कौन है? एक तो सूरदास हैं ही। इसके बाद सूरदास के बाद पंडित सीताराम है। कौन है? पंडित सीताराम एक पात्र है।
सूरदास के माता पिता का नाम कहीं नहीं मिलता है, किसी भी पुस्तकों में आज तक मुझे नहीं मिली है। अगर आप लोगों को मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। आप लोग पूछते हैं कि इनके माता पिता कौन थे, ये माता पिता का नाम जब किसी इतिहास ग्रंथ में है ही नहीं तो मैं कहाँ से बता दूं, या कोई कहाँ से आप लोग को बता दे। उसके बाद पंडित सीताराम के बाद एक है इसमें सोमेश्वर है पात्र, एक पात्र कौन है इसमें, सोमेश्वर है। सोमेश्वर के बाद एक पात्र और है कैतो, कैतो, बस काफी हो गया। तो ये इस उपन्यास के पात्र हुए, और इसी के साथ हम मानस के हंस के प्रमुख रचनाकार ना, मानस के हंस पढ़ लिए, खंजर नयन देख लिए, और आज साम्यवादी उपन्यासकार को देख रहे थे। तो साम्यवादी उपन्यासकारों में जो हम लोग हैं, साम्यवादी उपन्यासकारों में ये उपन्यास की पहली क्लास है, और साम्यवादी उपन्यास की प्रथम क्लास है। ये साम्यवादी उपन्यास की ये क्लास पहली है, पहली क्लास है। और आज इसमें हम सबसे पहले साम्यवादी उपन्यास की विशेषता देखें। साम्यवादी उपन्यास विशेषता के बाद प्रमुख उपन्यासकार में सिर्फ एक उपन्यासकार को आज देख पाए हैं, अमृतलाल नागर को। कल हम लोग इसमें यशपाल को देखेंगे, ठीक है, कल हम लोग यशपाल को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।